वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। कैसे हो सब लोग बढ़िया हो ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है वो आखिर होती क्या है। तो इसमें हम मेनली मुख्यतः जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो पदार्थ के बारे में की जाती है। तो मैंने आपको पदार्थ की तीन अवस्था बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने पदार्थ में परमाणु, अणु, ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़े थे तत्व, यौगिक, और इसके बाद हमने पदार्थ मिलकर निर्माण करते मिश्रण का। यहां तक देख लिया। तो जो रसायन विज्ञान की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, उसके गुण, उसके रासायनिक संगठन के साथ साथ जो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव हैं उन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था आवर्त सारणी के बारे में। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 से 30 तक के जितने भी तत्व होते हैं, एलिमेंट हैं, उनको हम बोर्ड पे लिखेंगे और आपको साथ में रिवाइज करना है और अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। क्योंकि जब आप इस तरह से बार बार रिवाइज करते रहोगे जब तक हमारा चैप्टर यानी केमिस्ट्री पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो जो केमिस्ट्री है वो 8वें नंबर के चैप्टर तक आपको दे रखी है। ठीक है, तो जब तक अपना केमिस्ट्री वाला जो पूरा पार्ट है वो चलता रहेगा तब तक आपको 1 से 30 तक के जो आवर्त सारणी में तत्व दे रखे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अभी आपका जो 10th लेवल है इसके लिए आपको 1 से 30 तक तो याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इससे ज्यादा आप कितना भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए ताकि वो भी अपनी क्लास को जारी रख सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम सबसे पहले जब बात करते हैं तत्वों की बात करते हैं यानी कि परमाणु से मिलकर तत्वों का निर्माण होता है और हमको लिखना है 1 से 30 तक के जो तत्व दे रखे इनके बारे में हमको सबसे पहले लिखना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ आप रिवाइज करते जाइए। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, नंबर 1 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद 10वां नंबर का आता है नियोन। 11वें नंबर पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। 12, 13 और सिलिकॉन 14वें नंबर पर। ठीक है, 15वें नंबर पर आता है फास्फोरस, 16वें नंबर पर सल्फर, 17 पर क्लोरीन, 18 पर आता है अपना आर्गन, 19 पर पोटेशियम, ठीक है, 20 पर कैल्शियम, 21 पर स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज Mn, Fe यानी आयरन 26वें नंबर पर, 27वें नंबर पर कोबाल्ट, 28वें नंबर पर निकेल और 29वें नंबर पर आता है कॉपर और 30वें नंबर पर जिंक। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसी क्रम में ये याद रखने। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। ये आपको इसी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से याद होने चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए भाई 20 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बोरॉन का कितना है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 5 है। आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का कितना है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 15 है।
ठीक है। आपसे पूछा जाए आयरन का, मैंने आपको बताया था कि 5 के गुणन में आप याद रखो, इससे आप रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से, आगे वाले और पीछे वाले को, ठीक है। 26वें नंबर का होगा आयरन, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि 29वें नंबर पर कौन सा आता है, तो वो होगा कॉपर, ओके। और देख लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का आपको बताना है कि फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है, तो फ्लोरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 9वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार से और देख लीजिए जैसे सोडियम है, ये 11वें नंबर पे आता है, ठीक है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। और देख लीजिए जो क्लोरीन है ये 17वें नंबर पर आता है, यानी कि 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपसे डायरेक्टली कैसे भी पूछा जाए कि भाई स्कैंडियम है वो कितने नंबर पर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 21 है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो बेरिलियम होता है, वो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है, ठीक है। तो कहाँ है बेरिलियम, बेरिलियम ये रहा, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 हो गया। तो इस तरह से आपको 1 से 30 तक के कंटिन्यू याद रखने। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, इससे ज्यादा आप और भी याद रख सकते हो। थोड़ी सी आपको याद करने की मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, आप ऐसे याद रख सकते हो, है, ही, लाई, बैक, ठीक है, इनको एक साथ रख दो, नौफ, फिर इसके बाद नी को अलग करो, फिर आता है नामा, गल, सिप, सिप्स यहां से आ गया, सिप्स कल हो गया, ठीक है। आर को अलग रख लो, आर्गन को, के बाद आप याद रख सकते हो जैसे ककस्टेब यहां तक, उसके बाद किरमन, उसके बाद फिकोनी, ठीक है। और यहां से आप याद सकते हो कजन। ऐसे कुछ इस तरह से अपने हिसाब से आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो उनको याद करने की। याद करना तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सीरीज वाइज याद हो जाते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू इनको आराम से लिख सकते हो, आपके दिमाग में एक ट्रिक है। लेकिन आपको ये इस तरह से याद होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए, किसी भी तत्व का नाम लिया जाए और किसी भी तत्व का नाम लेने पर आपको पता होना चाहिए कि यह तत्व कौन से क्रम पे आएगा, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आवर्त सारणी में हमने 1 से 30 तक के जितने भी तत्व हैं उनका अध्ययन कर लिया, उनकी स्टडी कर ली, ठीक है। हम रोजाना ऐसे ही करते रहेंगे और इसी तरह से मैं आपको आसानी से याद करवा दूंगा, ठीक है। तो अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर अम्ल, क्षार, लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या है, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। इनको इंग्लिश में कहा जाता है, अम्ल को कहा जाता है एसिड, क्षार को कहा जाता है बेस और लवण को कहा जाता है सॉल्ट। तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्लों के बारे में। अम्ल यानी कि एसिड के बारे में। होता क्या है कि जो भी हमारा जो खाने वाला पदार्थ होता है, जो भी हम खाते हैं, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ यानी कि जो भी भोजन है, इस खाद्य पदार्थ या भोजन का खट्टा होना, कड़वा होना, यानी कि इसके स्वाद को हम देखते हैं तो खट्टा और कड़वा होना, ये अम्ल एवं क्षार के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल है, अम्ल इसे इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। तो एसिड है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि एसिडस। क्या है? एसिडस, एसिडस से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, यानी कि एसिडस से जो निर्माण होता है, एसिडस से बनता है, एसिड बनता है। और जो एसिडस है, इस एसिडस का जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि अम्लों के गुणों के बारे में देखते हैं कि ये इनके गुण कैसे, इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, क्योंकि ये एसिडस यानी खट्टा होता है, तो अम्ल होते हैं वो स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं।
और क्या विशेषता है, अम्लों की जो दूसरी विशेषता होती है, अम्ल और क्षार में अंतर करने के लिए एक लिटमस पेपर आता है। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक लिटमस पेपर है। ये दो तरह के आते हैं, एक तो आता है लाल और एक आता है नीला। तो अम्ल को हम चेक करते हैं किसी भी विलयन में और लिटमस पत्र डाल देते हैं। यदि हम नीले लिटमस पत्र को किसी भी विलयन में डाला जाता है और उसका कलर बदल जाता है और वो नीले से हो जाता है लाल, तो इसमें अम्ल की प्रेजेंटेशन यानी कि उपस्थिति को ये दर्शाएगा। तो जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके साथ साथ जो अम्ल होते हैं ये जल में क्या रहते हैं, जल में विलय होते हैं, विलय यानी कि जल में ये घुल जाते हैं, आसानी से घुलनशील होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ उदाहरण, देख लेते हैं इनके बारे में। उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं भोज्य पदार्थ की बात करते हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे हैं, तो हमसे रिलेटेड जितने भी अम्ल कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सिरका होता है, सिरका ये खाने वाले पदार्थों में डाला जाता है सिरका। इसमें होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और देख लीजिए जो सेब होता है, सेब में होता है मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। और देख लीजिए जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी, इस लाल चींटी के जो डंक होता है, इस डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ साथ जो इमली होती है, इमली, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा होता है, आंवला होता है, इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी। ठीक है, बताया था ना मैंने। और देख लीजिए टमाटर, देख लीजिए टमाटर होता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक, सही नहीं लिखा क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से ये अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है, सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि मधुमक्खियों के भी डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन से हैं? आमाशय होता है, आमाशय के जो जठर रस होता है, जठर रस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो दूध होता है या दही होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमसे संबंधित कुछ अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये होते अम्ल होते। अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको ये मेनली याद रखना है। उसके साथ साथ ये याद रखना है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और ये जल में विलय होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षार के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्षार यानी कि बेस। तो क्षार के बारे में ये है कि क्षार होते हैं वो स्वाद में तो होते हैं कड़वे। कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में होते हैं कड़वे। और ये जैसे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसी प्रकार जो क्षार होता है यानी कि बेस होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला में परिवर्तित कर देता है। यानी कि लाल लिटमस पेपर को यदि किसी विलयन में डुबोया जाए और वो लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है, इसका मतलब है कि उस विलयन में क्षार की उपस्थिति पाई जाती है। इसी के साथ साथ ये जो क्षार होते हैं ये चिकने होते हैं। किसके समान? साबुन। तो साबुन के समान ये चिकना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और क्षार भी होते हैं, वो भी जल में कैसे रहते हैं? जल में विलय रहते हैं। कैसे रहते हैं? जल में विलय रहते हैं। ठीक है, और इनमें एक सामर्थ्य पाई जाती है, यानी कि इनमें एक पावर पाई जाती है कि क्षार होते हैं वो अम्लों को क्या कर सकते हैं? अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। यानी कि इनको अम्लों को उदासीन करने की इनमें सामर्थ्य पाई जाती है, इनमें पावर पाई जाती है। ठीक है, अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, तो जो क्षार होते हैं इनके उदाहरण देख लेते हैं। NaOH,
इसको लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaOH, क्योंकि हम देखते हैं कि क्षार के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जब किसी भी में OH आएगा यानी कि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है OH माइनस। ठीक है, यदि किसी भी यौगिक में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन आपको मिल जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो क्षार कहलाएगा। तो क्षार के और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो और देखिए, एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे लग जाएगा वो कहलाएगा क्षार। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहां पे ये देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो NaOH आता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो OH के होल ट्वाइस आता है। ये होता क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है, जो मैग्नीशियम होता है ये Mg+2 के रूप में रहता है, यानी कि मैग्नीशियम की जो आवश्यकता होती है, बैलेंसी होती है, वो +2 होगी। कितनी होगी? +2 हो गई। ठीक है, तो जब ये ऐसे होगा, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा MgOH का होल ट्वाइस। ये होता किस प्रकार से है? क्योंकि जैसे Mg होता है वो +2 अपनी सांद्रता दर्शाता है और OH है वो -1 सांद्रता दर्शाएगा। ठीक है, तो Mg+2 और OH तो माइनस ही रहेगा। तो ये आएंगे कैसे कि, तो Mg+2 के जो ऊपर जो +2 दे रखा है ये आ जाएगा OH के नीचे, OH के नीचे आ जाएगा 2 के रूप में, और जो OH माइनस दे रखा था ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आएगा। ये किसके पास आना चाहिए? ये Mg के पास आना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि आपस में दूसरे के पैरों में चले जाते हैं। ठीक है, एक तरह से OH माइनस है वो Mg के पैरों में आ गया और Mg+2 है वो OH के पैरों में आ गया, तो एक का तो कोई रोल रहता नहीं है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो और देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको इसी तरह लिखा जाता है CaOH का होल ट्वाइस। एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखा जाता है NH4OH, क्योंकि NH4 है वो +1 संयोजकता दिखाता है। ठीक है, तो ये बन गया NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक यही बता देता हूं आपको, ये क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, आगे काम आएगा। और देख लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये होता है AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम है वो +3 संयोजकता दिखाता है। ठीक है, और एक रह गया है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसको लिखा जाता है K पोटेशियम को, और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, तो इसको KOH लिखा जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम को Al लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है, लेकिन एल्युमिनियम +3 संयोजकता दिखाता है, इसी कारण से एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल ट्राइस। अमोनियम है वो +1 संयोजकता दिखाता है, इसलिए अमोनियम को कहा जाता है NH4 और हाइड्रोक्साइड की जगह आता है OH, इसलिए NH4OH। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे हो गए क्षार। ठीक है, आपको मेन डिफरेंस याद रखना है कि अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, आपको ये मेन याद रखना है, इसके साथ साथ इनके एग्जांपल्स याद रखना है। तो मैं समझता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूं। तो हमने अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, और अपना नंबर आता है लवण का यानी कि साल्ट का। ठीक है, तो साल्ट को पढ़ाने से पहले कुछ थोड़ा सा रह गया है अम्ल और क्षार में। अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार होते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था, जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में विलय होते हैं। ठीक है, और जल में विलय होने पर क्या बनता है? इनका विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनता है। यदि इनके सॉल्यूशन में अम्ल और क्षार की मात्रा जल से ज्यादा पाई जाती है तो ये कहलाते हैं सांद्र। क्या कहलाते हैं? सांद्र। सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार। ठीक है, सांद्र को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, यदि इनके विलयन में यानी कि इनके सॉल्यूशन में
जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है बजाय अम्ल और क्षारों के, तो यह कहलाता है तनु, तनु अम्ल और तनु क्षार। तनु को कहा जाता है डाइल्यूट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार में जल के आधार पर, यानी कि जब अम्ल और क्षार की मात्रा है वो जल से ज्यादा पाई जाती है तो अम्ल और क्षार कहलाते हैं शांत अम्ल और क्षार। ठीक है, और जब अम्ल और क्षार से ज्यादा जल की मात्रा पाई जाती है इनके विलयन में तो ये कहलाते हैं तनु अम्ल और क्षार, यानी कि डाइल्यूट अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया था। अब देखते हैं लवण के बारे में। तो लवण होते हैं ये जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो निर्माण होता है किनका, लवण का, यानी कि साल्ट का निर्माण होता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ ही जल के अणुओं का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है एवं ऊर्जा यानी कि ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की यह क्रिया जिसके द्वारा लवण का निर्माण किया जाता है, तो यह क्रिया जो होती है, यह विधि होती है, क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ओके, इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि साथ में लवण का निर्माण होता है, इसके साथ में जल का निर्माण होता है और ऊर्जा यानी ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होने के कारण ही ये जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्जोथर्मिक। क्या कहा जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा है या ऊर्जा है वो क्या होती है, मुक्त होती है, यानी कि रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत एक दूसरी अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जो ऊष्मा होती है वो ग्रहण की जाती है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा हमें देनी पड़ती है और ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा मुक्त होती है, हमें प्राप्त होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसकी, अम्ल और जल आपस में निर्माण करते हैं किसका, लवण का। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे जो इसकी हम रिएक्शन ही देख लेते हैं। एक रिएक्शन में आपको बता देता हूं, जैसे हम अम्ल ले लेते हैं, एक HCl ले लिया, एक क्षार ले लिया मैंने, NaOH ले लिया। ठीक है, अम्ल इसके बारे में मैंने आपको बताया था, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो HCl ये क्या हो गया, ये तो हो गया अम्ल, और जो NaOH हो गया ये हो गया क्षार। ठीक है, तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होते हैं और क्षार में होते हैं OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, संकल्पना जब थ्योरी पढ़ेंगे अलग अलग केमिस्ट की, तो होता क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया होती है तो बनता है NaCl यानी कि साधारण नमक बनता है। क्या बनता है, साधारण नमक, यानी कि लवण बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, NaCl प्लस साथ में बनता है H2O यानी कि जल बनता है, और इसके साथ में ऊष्मा या फिर ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो होती कैसी है, यहाँ आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, HCl। तो HCl का सॉल्यूशन बनेगा, तो HCl होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है। किस प्रकार से टूटता है, ये H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, इस तरह से H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। और जो NaOH होता है ये भी अपने अपने आयनों में टूट जाता है, ये Na+ और OH- आयनों में टूट जाता है। तो होता क्या है, जो विपरीत आयन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो H+ आयन है, ठीक है, कौन सा आयन, ये H+ आयन है, ये जुड़ जाता है इस दूसरे वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH- आयन से, क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, और जो इसका जो सोडियम प्लस है वो क्लोरीन माइनस से जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो भाई,
Na प्लस और Cl माइनस और H प्लस और OH माइनस। Na प्लस और Cl माइनस जुड़कर बनते हैं NaCl और H प्लस और OH माइनस जुड़कर बनते हैं H और H, दो H होते हैं तो H2 लिखा जाता है और एक O हो गया तो O लिखा जाता है। तो NaCl तो बन गया एक लवण, एक साल्ट हो गया जिसको नमक यानी साधारण नमक भी कहा जाता है, ठीक है। H2O इसको कहा जाता है जल कहा जाता है। इसके साथ में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि जब H प्लस और OH माइनस आयन आपस में जोड़ते हैं तो साथ में क्या होती है, ऊर्जा या ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी कि रिलीज होती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इस कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उदासीन लवण के बारे में। यदि जो अम्ल और क्षार ऐसे हो, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है, तो उस समय जो लवण बनता है वो उदासीन लवण कहा जाता है। एक अभिक्रिया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो दूसरा लवण बनता है उसमें क्या होता है, एक अम्ल होता है वो तो प्रबल होता है, क्षार होता है वो दुर्बल होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल कैसा है, प्रबल है। इसी प्रकार से एक केस वो बनता है कि जब अम्ल तो हो गया दुर्बल और क्षार होता है वो हो जाता है प्रबल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है तो क्षार होता है प्रबल। इसी कारण से जो क्षार वाला जो लवण पैदा होता है, यानी कि जो साल्ट का निर्माण होता है वो होता है क्षारीय प्रकार का, ठीक है। और एक लास्ट केस बनता है कि जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते हैं तो क्या होता है, उस समय ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। इसके बाद देखते हैं कि लवण का निर्माण किस प्रकार से, कैसे कैसे अम्लों से किस प्रकार के लवण का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने लवण के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के क्षारों से मिलकर कौन कौन से लवण का निर्माण होता है। तो पहला हम केस यहां पर देखते हैं, प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जो लवण का निर्माण होता है वो उदासीन लवण का निर्माण होता है। किसका, उदासीन लवण का निर्माण होता है। इसकी एक अपन रिएक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन बताई थी वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन होती है जिससे उदासीन लवण का निर्माण होता है। कौन सी बताई थी, HCl प्लस NaOH, इससे निर्माण होता है NaCl का, साथ में जल बनता है H2O, NaCl, ठीक है। तो जो HCl है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह एक प्रबल अम्ल है। कैसा है, प्रबल अम्ल है। NaOH ये एक क्षार है, तो ये प्रबल क्षार है। कैसा है, प्रबल क्षार, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl जो लवण बनता है वो बनता है उदासीन सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इससे जो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होते हैं वो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों के द्वारा आपस में क्या कर दिए जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, यानी कि उदासीन कर दिए जाते हैं। तो जिससे निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड का। एक दूसरा और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, यहां पर हम ले लेते हैं HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है। और यहां पर हम फिर से ले लेते हैं KOH, ठीक है। और इससे जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है KBr का और साथ में H2N की जल का निर्माण होता है। HBr यानी कि जो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है ये भी एक प्रबल अम्ल होता है। कैसा, प्रबल अम्ल होता है। KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार। KBr एक लवण होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्या होता है, एक लवण होता है। ये कैसा रहता है, ये उदासीन लवण होता है। यहां पर क्या बनता है, H प्लस Br माइनस K प्लस OH माइनस, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो KBr यानी K प्लस Br माइनस बन जाता है। साथ में H प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और H2O का निर्माण यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये दो अभिक्रिया मैंने आपको करवा दी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में, जिससे लवण का निर्माण होता है, उदासीन लवण का निर्माण होता है। दूसरा केस हम ले लेते हैं, जब क्या है, अम्ल तो प्रबल है, प्रबल अम्ल, और जो दूसरा जो क्षार है वो है दुर्बल क्षार। कैसा है, दुर्बल क्षार। जब अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो प्रबलता यानी कि इफेक्ट किसका आएगा, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग वाले का आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वी की बेस दे रखा है, तो जो लवण बनेगा, लवण वो बनेगा एसिडिक टाइप का, यानी कि अम्लीय प्रकार का लवण बनेगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है अम्ल यानी कि एसिड है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। इसकी एक
एग्जाम्पल देख लो, एक रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल आप ले लीजिए, HCl को ले लीजिए, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि H प्लस और Cl माइनस आयन पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, NH4OH, ये एक दुर्बल क्षार बताया था। HCl हो गया तो हो गया प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, NaOH ये हो गया दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। इससे जो निर्माण होता है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है NH4Cl, ठीक है, साथ में H2O यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। NH4Cl इसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड, ये एक अम्लीय लवण कहलाता है। कैसा लवण होता है? अम्लीय लवण, ठीक है, समझ में आ गया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है अम्लीय लवण। यदि यहां पर चेंज कर दिया जाए, जब दुर्बल अम्ल हो जाता है और प्रबल क्षार हो जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का इफेक्ट दिखेगा साल्ट में, ठीक है। तो अपना जो तीसरा जो केस है, तीसरा केस हम यहां पर ले लेते हैं। तीसरा केस यही है कि दुर्बल तो अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, इसकी क्रिया हम करवाते हैं प्रबल क्षार से क्रिया करवाते हैं। इससे जो लवण बनता है वो बनता है क्षारीय प्रकार का लवण बनता है, क्षारीय लवण बनता है। इसकी रिएक्शन देख लीजिए आप, एग्जांपल देखते हैं। इसकी रिएक्शन होगी, दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। अब आप ये सोचते होंगे कि सर ये दुर्बल और प्रबल ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो आपस में जो बॉन्डिंग होती है यानी कि बंध पाए जाते हैं, उनके आधार पर यह पता चलता है कि जो जितनी आसानी से टूट सकता है, यानी कि जो आपस में जितनी आसानी से अपने बंधों से टूट सकता है वो होता है दुर्बल, और जो जितना टाइम ज्यादा लेता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो होता है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस आधार पर हमें पता होता है कि CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ये एक दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। अब हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार आप NaOH को ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? एक प्रबल क्षार हो गया, ठीक है। इनसे निर्माण कैसे होगा? तो CH3COO, यहां पर जो CH3COO है ये अपना आयन छोड़ता है माइनस में, और H प्लस आयन, मैंने आपको बताया था जो अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। ये आर्यनेस ने बताया था, आगे हम पढ़ेंगे। तो H प्लस आयन और CH3COOH माइनस कर दिया यहाँ पर। इसी प्रकार का हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो OH माइनस होता है, तो OH माइनस कर दो, बाकी का जो रह जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो Na प्लस। तो प्लस है वो माइनस की तरफ चला जाएगा, तो CH3COO माइनस है, Na प्लस है, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ठीक है। और दूसरा बनता है OH माइनस और H प्लस बन के बनता है H2O। तो CH3COONA को कहा जाता है सोडियम एसीटेट। क्या कहा जाता है? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट होता है एक लवण होता है, किस प्रकार का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का एक लवण होता है, यानी कि सॉल्ट होता है। कैसा? क्षारीय प्रकृति का एक सॉल्ट होता है, ठीक है। ये हो गया दुर्बल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण होता है, वो क्षारीय लवण होता है। एक लास्ट केस रह गया है, यदि हम दोनों दुर्बल ले लिया जाए यानी कि दुर्बल अम्ल हो जाए, इनकी क्रिया जो आपस में करवा दी जाती है, यदि दुर्बल क्षार से करवा दी जाती है, क्षार से, तो ये होते क्या हैं? ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, यानी कि जो लवण बनता है वो उदासीन लवण बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। और जो लवणों के जो गुण होते हैं, इनका जो क्वथनांक होता है, लवणों का क्या होता है? क्वथनांक, लवणों का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और क्या होता है? गलनांक। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लवणों का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो दोनों होते हैं उच्च होते हैं। कैसे रहते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई प्रबल अम्ल और ये हो गई प्रबल क्षार। इसी के बाद दूसरा केस होता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का, और तीसरा केस होता है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का, चौथा केस होता है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का, ठीक है। और क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो लवणों के क्या होते हैं? उच्च होते हैं, यानी कि ज्यादा होते हैं। इसमें एक बात और आती है कि किसी भी लवण होता है, बहुत से लवण होते हैं, ठीक है। उन लवणों में क्या पाए जाते हैं? साथ में जल के अणु भी पाए जाते हैं। लवण होते हैं वो क्रिस्टल की तरह कार्य करते हैं, यानी कि उनकी संरचना होती है वो क्रिस्टल नुमा होती है, यानी कि रवेदार संरचना होती है, ठीक है। तो इसी क्रिस्टल में साथ में जल के अणु भी पाए जाते हैं। किसके अणु पाए जाते हैं? जल के अणु भी पाए जाते हैं। तो जो साथ में जल के अणु पाए जाते हैं उनको कहा जाता है क्रिस्टलन जल। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, इसको लिखा जाता है Na2CO3, तो इसका साथ में 10H2O भी लिखा जाता है, ठीक है।
तो लवण के अंदर जल के अणुओं की जो संख्या दिखाई जाती है, यानी कि जैसे 10 दिखाई दे रही है, इसको ही कहा जाता है क्रिस्टलन जल। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यानी कि लवण के साथ साथ जल के अणुओं की जो संख्या दिखाई जाती है, उस संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है, तो लवण में क्या होते हैं? जल के अणु होते हैं, और लवण के साथ साथ जो जल के अणु होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। और एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम सल्फेट, इसमें आता है 5H2O, इसको जिप्सम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिप्सम। ठीक है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। और देख लेते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी कि हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट तो होता है 5H2O, CaSO4 5H2O, और CaSO4 हाफ H2O यानी कि आधा H2O जुड़ जाता है, इसको कहा जाता है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो इसमें आधा अणु होता है वो क्रिस्टलन जल के रूप में होता है। ठीक है, और देख लीजिए, एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2O, इसको नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट। तो इसमें भी 5 जो अणु होते हैं वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया, अपना साल्ट हो गया। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हमने अम्लों के बारे में पढ़ लिया, ये रही अम्ल, हमने क्षारों के बारे में पढ़ लिया, और हमने लवण के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद अम्ल और क्षार की जो परिकल्पना दे रखी है, यानी कि थ्योरी दे रखी है, अलग अलग रासायनिकों ने थ्योरी दी थी। ठीक है, अलग अलग केमिस्ट ने थ्योरी दी थी। 3 केमिस्ट हुए थे, 3 रासायनिक हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी परिकल्पना यानी कि अपनी अपनी थ्योरी दी थी अम्ल और क्षार के लिए, कि उन्होंने अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। तो पहले वैज्ञानिक है आरेनियस। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे ब्रास्टेड और लोरी। ठीक है, और तीसरे थे लुईस। ठीक है, तो दूसरी थ्योरी थी ब्रास्टेड लोरी की थ्योरी थी, इसमें 2 वैज्ञानिकों ने कार्य किया था। आरेनियस खुद अकेले थे, और उसके बाद लुईस भी खुद अकेले थे। तो आरेनियस ने ही सबसे पहले 1887 में थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया था। किसको परिभाषित किया था? अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया था। इन्होंने बताया था जो विलयन होते हैं, जो H+ सांद्रता वाले आयन देते हैं, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल विलयन कहलाते हैं, यानी कि अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं क्षारीय विलयन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया था। इसके बाद आता है ब्रास्टेड लोरी, और उसके बाद आता है लुईस। तो इनके बारे में, इनकी जो परिकल्पना दे रखी है, इनकी थ्योरी दे रखी है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास तो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, आज की क्लास से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मेन काम होता है कि आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है, साथ में लिखना भी है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास चल रही है, इसका मतलब यह है कि आपको साथ में रफ कॉपी लेके बैठना है। उसमें आपको जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, यानी कि रफ में नोट करना है। इसके अलावा अच्छे वाले नोट्स, आपको जो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको PDF आराम से मिल ही जाती है। ठीक है, PDF कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बता दिया था। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और साथ में PDF अवेलेबल के नीचे जो ब्लू कलर की लिंक होती है, जो ड्राइव वाली लिंक होती है, उस पर आपको क्लिक करना है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरएनएस थ्योरी, ब्रास्टेड लोरी थ्योरी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी के बारे में, यानी कि इनकी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। आपका पहला काम होता है, आते ही आपको वीडियो को लाइक करना होता है, साथ में वीडियो को शेयर भी करना होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर जो अभी अभी चैनल के साथ अपने साथ जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में क्या दबा दें? बेल आइकन भी दबा दें, और उसमें ऑल को प्रेस कर दें, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन होते हैं वो आसानी से आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, ताकि और बच्चे भी आपकी तरह ही हमारे साथ जुड़ सकें, और वो भी आपकी तरह ही पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से घर बैठ के अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।